प्यारे बच्चों नमस्कार। आज चर्चा के विषय में एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो सुनने के बाद वास्तविकता आपके जीवन में एक नया निखार आएगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हम ऐसे व्यक्तित्व से मिल रहे हैं, आप निहार रहे हैं। ये व्यक्तित्व कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, जिसने जीवन की हर कठिन राह को चुना और उस कठिन राह से रास्ता निकालते निकालते जीवन की अत्यंत ऊंचाइयों पर परचम फहरा दिया। इनके ही शब्दों में मैं कह रहा हूँ, आप याद रखें, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। प्यारे बच्चों याद रखना, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो रातों को सोने नहीं देते। यानी कि इन शब्दों को इन्होंने जिया और जीवन में रामेश्वरम, एक स्थान जिसको आपने कभी देखा नहीं होगा, मानचित्र में बिल्कुल अंतिम छोर पर स्थित है, लास्ट कॉर्नर पर है। वहाँ इनका जन्म हुआ और सोच नहीं सकते थे कि 3000 किलोमीटर की यात्रा करके किस तरीके से पूरे भारत में छा जाना कल्पना के परे था। तो ऐसी शख्सियतें बहुत कम हैं और हम खुश नसीब हैं कि हमें ऐसी शख्सियतों से मिलने का मौका मिला, उनके बारे में पढ़ने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला और उन्हें देखने का मौका मिला। वास्तविकता में कहें तो ये एक ऐसी शख्सियत हैं, जिस तरीके से हम कहें 100% खरा सोना या रत्न, तो वास्तविकता से ये भारत के 100% भारत रत्न थे। भारत के जनता राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन रहे और विलक्षण प्रतिभा के धनी। क्या नहीं दिया इन्होंने भारत को, सब सिर्फ दिया ही, कुछ लेके नहीं गए। तो आज इन्हीं के जीवन की शुरुआत की कुछ विलक्षण बातों को, कुछ सम फैक्ट्स को हम चर्चा करेंगे, जानेंगे और लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। कुछ क्विज़ रिलेटेड बातें भी करेंगे और ऐसी बातों पे नज़र डालेंगे जो कहीं आपने सुनी नहीं होंगी, पढ़ी नहीं होंगी। आज हम बात कर रहे हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति, फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता इस विलक्षण प्रतिभा को, जो प्रेरणा के स्रोत रहे और वास्तविकता में कुछ शब्दों में अगर उन्हें पिरोया जाए तो कमाल के थे कलाम। जो जीवन भर शिक्षक रहे, उनका जीवन विद्यार्थी का रहा। वो लाइफ में एक टीचर की तरह ही रहे और ज़िंदगी में, जीवन में उन्होंने सिर्फ सिखाया ही और न जाने क्या क्या सिखा गए, साथ अपने कुछ नहीं ले गए। ही वॉज लाइफ टाइम बैचलर। जब वो राष्ट्रपति बने थे, कहते हैं कि 2 बैग लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे और जब 2007 में 25 जुलाई 2007 को उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो वही 2 बैग, 2 सूटकेस ही उनके साथ गए थे। कोई पूंजी नहीं, कोई कुछ नहीं, ना बेटा, ना बेटी, ना परिवार। कहते थे कि उनके दादा का नाम अवुल, परदादा का नाम पाकिर और उनके पिता का नाम जैनुल आबदीन और अबुल कलाम की बस यादें ही इस भारत के लिए एक रत्न का काम करेंगी और भावी पीढ़ी को प्रेरणा प्रदान करती रहेंगी। उनकी सादगीपूर्ण जीवन हमेशा विद्यार्थियों को जीवन में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा और वास्तविक रूप से उनका जीवन एक अनुकरणीय उदाहरण बना रहेगा।
तो शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों वर्ल्ड स्टूडेंट डे पे। वर्ल्ड स्टूडेंट डे विश्व विद्यार्थी दिवस। हाँ, 15 अक्टूबर 2010 से 15 अक्टूबर 2010 से वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ध्यान से सुनिएगा। 79th बर्थ एनिवर्सरी पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के किए गए महान कार्यों फॉर हिज साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, नॉट फॉर इंडिया, फॉर द होल वर्ल्ड, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड 15 October celebrated as World Student Day for his devoted life for the science। कि प्यारे बच्चे, विश्व के सभी विद्यार्थी इनके जीवन से प्रेरणा लें, सीखें और वैज्ञानिकतापूर्ण साइंटिफिक व्यू पॉइंट को डेवलप करें और पूरे वर्ल्ड की वेलफेयर के लिए सोचें। आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं ये मैप में आप डार्क कलर में आप देख रहे हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो रामेश्वरम है। रामेश्वरम वही स्थान जहां ये विलक्षण प्रतिभा के धनी का जन्म हुआ। कब? 15 अक्टूबर 1931। 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ। रामेश्वरम के एक छोटे गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ और इनका पूरा नाम, जैसा कि आपने पढ़ा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अबुल कलाम। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन, जो एक बोट ओनर रहे, एक छोटी नाव के व्यापारी थे। किसी समय में, कहते हैं 1920 से पहले, इनके पास बहुत धन हुआ करता था, पर यकाएक ऐसा नुकसान हुआ, भारी नुकसान, और ये सब कुछ इनके जन्म से पहले ये गरीब अवस्था में आ गए थे। और बाद में कहते हैं कि इनके जब ये बड़े हुए कुछ समय पर एक तूफान में इनके पिता की नाव भी चली गई थी, जिससे गुजर बसर होता था। इनकी माँ हमेशा इनके जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनी रही, जिन्होंने इनके जीवन में सादगी, विनम्रता इनके जीवन में प्रदान की। और उनकी बातें हमेशा ये भारत के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद, प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुँचे, तब भी इनकी माता के शब्द इनके जीवन में हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहे। इनकी पूजनीय माताजी का नाम आसिमा अम्मा था। और इनके परिवार पे नज़र डाला जाए तो इनके भाई बहनों में ये सबसे छोटे थे। कुल मिला के 5 भाई बहन थे, भाई थे, बहनें थी, और ये सबसे छोटे थे। बाकी सभी भाई बहन पढ़ाई इतनी कर नहीं सके। छोटे होने के कारण इन पे ध्यान दिया गया और शुरू से ही बचपन पे इनकी पढ़ाई में बड़ी रुचि रहती थी। 5 साल की उम्र में जब इन्हें सरकारी विद्यालय में डाला गया, जो स्क्वाड्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम में था, वहाँ इन्हें डाला गया और वहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई प्रारंभ की। कहते हैं कि परिवार के सभी लोग सोए रहते थे, ये प्रातः 4 बजे उठ जाया करते थे और उठकर डिबरी की रोशनी या आप कहें लालटेन की रोशनी में ये सुबह पढ़ लिया करते थे और उसके बाद पिता के साथ जाकर नमाज पढ़ने जाते थे। और जिस स्थान पर रामेश्वरम का जिक्र हो रहा है, रामेश्वरम वो स्थान है, आप देख रहे हैं, रामेश्वरम वो स्थान है जो
हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में इसकी गणना होती है। रामेश्वरम। रामेश्वरम प्यारे बच्चों, आपने रामायण देखी होगी। भगवान राम जब लंका चढ़ाई पे जाते हैं, श्रीलंका लंका चढ़ाई पे, तो उन्होंने समुद्र से रास्ता मांगा था, फिर रास्ता नहीं देते हैं, फिर वो प्रत्यंचा तानते हैं, फिर कुछ समय बाद विनम्रता से रास्ता देते हैं। आपने देखा फिर नल और नील भगवान राम के पत्थर उनके नाम पे लिखकर तैराते हैं, और जब पुल बनाने का कार्य कर रहे होते हैं उस समय भगवान श्री राम भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं, और वहाँ उन्होंने एक मिट्टी से शिवलिंग बनाया था, और उसी स्थान को भविष्य में रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। तो एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ, परंतु बचपन से ही इनमें धार्मिक संप्रदाय, सौहार्द की भावना इनमें थी। ये कोई भेदभाव नहीं करते थे, क्योंकि इनकी परवरिश ही ऐसी हुई थी। इनका बचपन का एक साथी था, उसका नाम रामनाथ शास्त्री था, और रामनाथ शास्त्री उनके पिता रामेश्वरम जो मंदिर था उसमें बड़े पुरोहित थे। तो एक बार की बात है, जब ये कक्षा में बैठे थे तो एक बड़े स्ट्रिक्ट टीचर इनकी क्लास में आए, और आकर देखते हैं कि कलाम और रामनाथ शास्त्री साथ साथ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी हिमाकत कैसे हुई, तुम किस तरीके से एक पुरोहित के बेटे के साथ अगली सीट पर बैठे हो, ऐसा कैसे? ये घबरा कर पीछे चले गए और स्कूल से भाग आए। रोते रोते आए, जब पिता ने पूछा, पिता ने सांत्वना दी, बैठाया। कुछ समय बाद जब ये भोजन कर रहे थे तो रामनाथ शास्त्री इनका मित्र आया, और आने के बाद खिड़की से इनको बोला, पिता ने आपको पुकारा है। तो ये फिर घबराए, और फिर जब अपने दोस्त रामनाथ शास्त्री के साथ उसके घर, पुरोहित जी के घर गए, तो पुरोहित जी ने बड़े प्यार से कलाम को बुलाया, और अध्यापक जी को भी वहीं थे। तो टीचर को ये कहा, तुम्हें बिल्कुल संकोच नहीं, ज्ञान नहीं, किस तरीके से तुम भेदभाव करते हो। इंसान इंसान होता है, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, हमें सबसे बराबरी से पेश आना चाहिए। तो इस तरीके के विचारों में जब इनकी परवरिश हुई तो इनमें कोई भेदभाव की भावना नहीं थी, बस जीवन में कुछ अनूठा और नया करने की भावना इनके जीवन में हमेशा रहती थी। तो इस तरीके से स्कॉट सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज, जहाँ से इन्होंने फिजिक्स का ग्रेजुएशन पूरी की। 1954-55 में ग्रेजुएशन इनकी पूरी हुई फिजिक्स से। और ख़ास बात ये है कि बचपन से ये आकाश की तरफ देखा करते थे, और जब चील और बाज जब बहुत ऊंचाई पर उड़ते थे तो ये हमेशा सोचते थे, उड़ने की आकांक्षा इनके मन में रहती थी, और ये पायलट बनना चाहते थे। तो इन्होंने देखा कि फिजिक्स पढ़कर तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, तो इन्होंने बाद में वापस से ग्रेजुएशन किया, और ये मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज एरोस्पेस साइंस में इन्होंने एडमिशन लिया, जहाँ से 1957 में इन्होंने अपनी एरोस्पेस साइंस में अपनी डिग्री पूरी की, और वहाँ से फिर इनका एक नया जीवन की शुरुआत होती है। उसके बाद, क्योंकि वास्तविक जीवन में शुरू से ये क्या बनना चाहते थे, एक पायलट बनना चाहते थे, फाइटर पायलट। और जब इन्होंने एयरफोर्स का शॉर्ट सर्विस कमीशन का जब इंटरव्यू फेस किया, तो उस समय इंटरव्यू के बाद इनका नंबर 9वां स्थान इन्हें मिला, 9th रैंक थी इनकी। और एयरफोर्स को पायलट के लिए सिर्फ 8 लोगों को ही लेना था। ये बड़े हतोत्साहित हुए, और वहीं से इन्होंने ये देखा, थोड़ा घबराए भी, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि ये चीज़ इन्हें इनकी माँ से इन्होंने सीखा था। इन्होंने ये सीखा था कि
कोई शख्स कितना भी छोटा ना हो, पर उसे जीवन में कभी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें, ये सब जिंदगी का हिस्सा हैं, पर याद रखना, तकलीफ़ें कामयाबी की सच्चाई हैं। और इन्होंने जीवन में तकलीफ़ें ली, इसलिए ये जीवन में कामयाब हुए। तो याद रखो बच्चों, तकलीफ़ें घबराने के लिए नहीं हैं। अगर तकलीफ़ें हैं तो कामयाबी भी आएगी। तो जीवन में अगर जीना है तो कैसे जीना है? कलाम के जैसे जीना है। इसके बाद 1958 में इन्होंने डीआरडीओ को ज्वाइन कर लिया। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े बड़े रक्षा उपकरणों को बनाता है। वहाँ इन्होंने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट में काम किया एक साइंटिस्ट के रूप में। और बाद में 1960 में इन्होंने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनको स्पार, वहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई, आप देख रहे हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। आप देख रहे हैं कलाम साहब को, ये इनके साथ खड़े हैं। ये डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये इनके मेंटर थे, जहां इन्होंने सीखा। और डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम आता है स्पेस साइंस में। ही वाज नोन एज द फादर ऑफ स्पेस साइंस, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये इनके मेंटर रहे और वहीं से इन्होंने रॉकेट साइंस में काम करना सीखा। और ख़ास बात था, इनका मन नहीं लगा था डीआरडीओ में। और उसके बाद 65 में इन्हें नासा लैगली रिसर्च सेंटर वर्जीनिया जाने का मौका मिला। वहाँ एक प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला। जब ये 1969 में आए, तब इन्हें इसरो में शिफ्ट कर दिया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। ये बड़े खुश हुए, क्योंकि ये जीवन में चाहते ही कहाँ थे, स्पेस से रिलेटेड, एरोनॉटिक्स से रिलेटेड कार्य करना चाहते थे। और वहाँ इन्होंने सबसे पहले भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट जो था अर्थ ऑर्बिट, वो जुलाई 80 में लॉन्च करने में इनका कंट्रीब्यूशन रहा। और 1983 में ये फिर डीआरडीओ में आए, पर उस समय इनका ओहदा बढ़ गया था। ये चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में डीआरडीओ में आए और डीआरडीओ और इसरो के कोलैबोरेशन में फिर काम शुरू हुआ। और फिर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, जिनको आप त्रिशूल, आकाश और नाग के नाम से जानते हैं, अग्नि के नाम से जानते हैं। 1988 में अग्नि मिसाइल आई। तो ये जितनी मिसाइलें हैं आप ये देख रहे हैं, ये सभी मिसाइलों में कंट्रीब्यूशन किसका है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। दैट्स वाई ही इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इसलिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये श्रीमती इंदिरा गांधी और इनके साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये इनकी सादगीपूर्ण, आप तस्वीर से देख सकते हैं कितने सादगीपूर्ण रहते थे ये। एक ढीली ढाली पैंट, पैरों में चप्पल, यही इनकी पहचान हुआ करती थी। 2 कपड़े जोड़ी अपने साथ रखते थे। कोई कहकर, देखकर इन्हें कह नहीं सकता था कि एक साइंटिस्ट हो सकते हैं। और यही रूप इनका लास्ट, जब ये राष्ट्रपति भी बने, तब भी यही इनकी सादगी रही, जीवन भर रही। ये हमेशा कहते थे कि अगर जीवन में पहली सफलता मिले तो कभी रुको नहीं, क्योंकि लोग कहेंगे अगर रुक गए तो कहेंगे बाय लक मिल गई। इसलिए पहली सफलता से डगमगाओ मत और आगे बढ़ो, जीवन में और रास्ते आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरीके से जीवन का पथ इन्होंने छोड़ा नहीं। मिसाइल, कितनी मिसाइलें बनाई, भारत को कितना मिसाइल संपन्न बनाया इन्होंने। दैट्स वाई ही इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 1992 में ये साइंटिफिक एडवाइज़र रहे। 99 में फिर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र रहे। कैबिनेट मंत्री का इन्हें दर्जा दिया गया। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उसमें ये साइंटिफिक एडवाइज़र रहे प्रिंसिपल।
और उन्हीं के निर्देशन में आपको याद होगा 1998 में मेजर रोल रहा जब पोखरण सेकंड और वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर टेस्ट किया हमने, और पोखरण जो जैसलमेर में है पूरे वर्ल्ड को हिला दिया हमने पोखरण मिसाइल रे, तो उसमें इनका मेन कंट्रीब्यूशन था। तो कहने का मतलब है ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी जिनके बारे में कल्पना करना कल्पना से भी परे है। इस तरीके से इनकी जीवन यात्रा चलती रही और फिर एक ऐसे ओहदे की तरफ बढ़े जिसकी कल्पना इन्होंने सोची नहीं थी। पर वहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये बहुत अच्छे लेखक भी रहे, जीवन में लिखते रहे, क्योंकि ये शिक्षक ही रहे और ये कहते थे मैं जीवन भर सीखता ही रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक विद्यार्थी भी हूँ। इसलिए इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, क्या नाम है उसका, विंग्स ऑफ फायर, जो इन्होंने 1999 में लिखी। बड़ी अच्छी पुस्तक है। भारत के हाईएस्ट सिविल अवार्ड, अगर आप बात करें भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, वो भारत रत्न है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था अगर कोई 100% भारत रत्न है तो वो कलाम साहब हैं। तो भारत रत्न 1997 में इन्हें नवाजा गया। इससे पहले पद्म भूषण 1990, पद्म विभूषण 1992, और ऐसे कई पुरस्कारों के ये मोहताज नहीं थे, क्योंकि कमाल की प्रतिभा थी इनकी। इसलिए लोग कहते हैं कमाल के थे कलाम, और जियो तो सिर्फ कलाम जैसे। ये कुछ इनके जीवन के कुछ पहलू थे। अब चलते हैं आगे। अब भारत के सर्वोच्च पद की तरफ ये बढ़ते हैं और 2002 में एनडीए गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट, और वहाँ से ये सर्वोच्च मतों से, अगर मैं आपको बताऊं उस समय जो प्रेसिडेंट के लिए पोलिंग हुई थी उस समय इन्हें 9,22,884 वोट्स मिले थे और इन्होंने डिफीट किया था 2002 में लक्ष्मी सहगल को। और ये भारत के 11वें प्रेसिडेंट, 11वें राष्ट्रपति बने। इनसे पहले डॉक्टर के.आर. नारायणन राष्ट्रपति थे। आप के.आर. नारायणन, मैं आपको बता दूं, ये के.आर. नारायणन जिन्होंने इन्हें भारत रत्न दिया था, मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूं उनकी, डॉक्टर के.आर. नारायणन जो भारत के राष्ट्रपति रहे, और के.आर. नारायणन के बाद इन्हें राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। क्लियर। सो इन्होंने सर्वोच्च मतों से विजय हो रहे हैं और तीसरे ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्हें भारत रत्न मिला हुआ था। फर्स्ट बैचलर थे जो प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट साइंटिस्ट थे और पीपल्स प्रेसिडेंट भी थे। जनता राष्ट्रपति के नाम से अगर किसी को जाना जाता है तो वो सिर्फ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं जिसे जनता का राष्ट्रपति कहा गया। आपको मैं एक जानकारी दूं कि जिस समय 27 जुलाई 2015 को जब इनकी डेथ हुई, उस समय आप ये मानिए कि 29 जुलाई जब इनका फ्यूनरल चल रहा था, इनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उसमें सबसे लंबी कतार आम लोगों की थी, आम जनता की थी, और बड़े गरीब गरीब लोग, इतने लोग न जाने, इतनी लंबी कतार आज तक कभी नहीं देखी थी। उसकी सच्चाई ये थी कि राष्ट्रपति भवन के बगल में एक झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी, और जब ये राष्ट्रपति ये वहाँ आए तो वो झुग्गी झोपड़ी को हटाने लगे तो डॉक्टर कलाम साहब ने रोक दिया कि भाई मेरे रहने से इतने हजारों लोगों को आप बेघर करोगे तो मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ, मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ। तो ये शर्त पे कि इन्हें बेघर नहीं किया जाएगा। तो
तो ऐसे स्वभाव, ऐसे प्रतिभा के धनी थे डॉक्टर कलाम साहब। तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? जनता राष्ट्रपति कहा जाता है, पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। और भी आपको उदाहरण दे, कई प्रोटोकॉल तोड़े। प्रोटोकॉल होते हैं कि एक राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसके कुछ नियम कायदे होते हैं, ऐसे चलना है, ऐसे रहना है, ये है। राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं, और ये वहाँ उन्हें नींद ही नहीं आती थी। एक बगीचे में, वहाँ बाग में इन्होंने अलग से एक अपनी कुटिया बनाई, वहाँ रहते थे, वहाँ सोते थे। गार्ड ढूंढते रहते थे कहाँ चले गए राष्ट्रपति महोदय। और आप ये मानिए, राजघाट पे जब ये राष्ट्रपति बने, राजघाट पे जब जाते थे, राजघाट आप जानते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, उस समय इन्होंने अपने शूज़ निकाल दिए, जूते निकाल दिए और चल पड़े। अब देखे भाई, जब राष्ट्रपति ने जूते निकाल दिए तो बाकी क्या। तो ये इनकी सादगीपूर्ण थी। वास्तविक हम जब राष्ट्रपिता की श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं तो कोई वो नहीं था कि शूज़ पहने, ये शूज़ निकाल के आराम से। ये सच्ची श्रद्धा और ये शख्सियत इनकी थी जिसे हम अनुकरण यानी कि उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको जानकारी दूं, इन्होंने 25 जुलाई 2007 तक ये राष्ट्रपति पद पर रहे, और उसके बाद इनको सेकंड नॉमिनेशन के लिए भी बुलाया गया कि आप रह सकते हैं, पर इन्होंने नहीं, मैं शिक्षक ही रहना चाहता हूँ, टीचर रहना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं आपको जानकारी दूं कि उसके बाद ये IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, शिलोंग, अहमदाबाद, इंदौर और बेंगलोर, वहाँ पर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य किया। आपको जानकर ये हैरत होगी कि किस तरीके से इन्होंने 48 नेशनल एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई थी। ये चांसलर रहे स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रपुरम में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग अन्ना यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर रहे। और लास्ट में जब 27 जुलाई 2015 को ये IIM शिलोंग में अपना लास्ट लेक्चर दे रहे थे, और उस दिन जो लेक्चर था वो लेक्चर दे रहे थे, ये बात कर रहे थे द लिवेबल प्लेनेट अर्थ के ऊपर बात कर रहे थे कि ये पृथ्वी को किस तरीके से जीवन योग्य बनाया जाए, क्योंकि इन्होंने एक विज़न सोचा था, विज़न 2020 इनकी कल्पना थी, एक विज़न सोचा था ऐसा बनाया जाए। तो लिवेबल अर्थ पे भी विज़न 2020 भी इनकी बुक है, जो भारत को ये देखना चाहते थे कि भारत किस तरीके का हो। विज़न 2020 में इन्होंने सोचा था कि न्यूक्लियर पावर एम्पावर्ड हो इंडिया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो इंडिया में, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो। तो ये इनके विज़न 2020 के विजन्स हैं जो इन्होंने सोचे थे। तो ये लास्ट लेक्चर मैं आपको बता दूं, लास्ट लेक्चर ये IIM शिलोंग में दे रहे थे। उस समय इनको कार्डिक अटैक आया, ये गिर पड़े। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ लास्ट इनका टाइम का, जब ये है लेक्चर एट द टॉपिक ऑफ क्रिएटिंग लिवेबल प्लेनेट अर्थ पे ये भाषण दे रहे थे। पूरा नहीं कर पाए ये, और एक कोलास्पोकेटिंग द स्टूडेंट IIM शिलोंग कुड सून बी ए पार्ट ऑफ ए न्यू बुक, और वो एक किताब में उसको पिरोने वाले थे। वी वर वर्किंग हार्ड टू मेक इट। और अब मैं आपको बताऊं, ये ई-बुक के रूप में पब्लिश हो चुकी है। ये लिवेबल प्लेनेट अर्थ अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं इसको। ये वो लास्ट पिक है जब IIM शिलोंग में 83 ईयर की एज में ये कार्डिक अटैक आया, कोलाप्स हुए, ये गिर गए, और फिर इन्हें सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस तरीके से एक रत्न भारत माता ने खो दिया, और जिनकी प्रेरणाएं अजर और अमर हमारे जीवन में हमेशा हमें रोशन करती रहेंगी। और कई न जाने कितनी ही जानकारियां हैं जिन्हें शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता है। इनका कहना था कि जब ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने ये कहा कि ये लीडर मस्ट हैव ए विज़न। क्या कहा? ए लीडर मस्ट हैव ए विज़न फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन,
एक लीडर में क्या होना चाहिए? विजन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पैशन होना चाहिए, पैशन टू वर्क फॉर अचीव द गोल्स, vision for organization and passion to work for achieving the goals, and curiosity to travel an unexplored path, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए टू ट्रेवल एन अनएक्सप्लोर्ड पाथ, ऐसे रास्तों पर चलो जहां पर कोई चला ही ना हो, एंड टू करेज टू टेक डिसीजन, और आप में फैसले लेने का जज्बा होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, क्योंकि सफल व्यक्ति ही फैसले लेते हैं, असफल व्यक्ति तो घबरा कर हट जाते हैं। तो घबराहट तो इनमें थी ही नहीं, क्योंकि ये सोचते क्या थे, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो रातों को सोने नहीं देते। तो इस तरीके की इनकी कई खास बातें जो हमने आज जानी, और फिर इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कुछ बुक्स भी इनकी हैं, फेमस बुक्स आप देख सकते हैं, ये फेमस बुक्स हैं जो इनके द्वारा लिखी गई। विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इग्नाइट माइंड है, टर्निंग पॉइंट्स है, आदमी साहस, बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी। इंस्पायरिंग थॉट्स है, फॉर्ज योर फ्यूचर है, टारगेट 3 बिलियन है, री इग्नाइट साइंटिस्ट है, यू आर द बोर्न टू ब्लॉसम। और प्यारे बच्चों, एक IIM कलाम एक मूवी भी बनाई गई, आपको मौका मिले तो उसे ज़रूर देखिएगा, बड़ी अच्छी मूवी है, इंस्पायरिंग। एडवांटेज इंडिया है, मैनिफेस्टो फॉर चेंज है, लर्निंग हाउ टू फ्लाई है, गवर्नेंस फॉर ग्रोथ है, द साइंटिफिक है, और बहुत सारी इनकी बुक्स है। और लास्ट बुक जो थी इनकी लिवेबल प्लेनेट अर्थ जो आई थी 2015 के बाद, वो ई बुक में अवेलेबल है। और ये इनका बियॉन्ड द 2020 है, विज़न 2020 है, ये इनकी बुक्स रही हैं इम्पोर्टेंट। और ये इनका लास्ट का पिक्चर है, और ये इनका फ्यूनरल है, जनवरी जो है, जो इनकी यात्रा थी, अंतिम यात्रा जुलाई 29, 2015 वेनेसडे उस दिन था, 10:49 PM का टाइम है। 1000 पे ट्रिब्यूट टू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एज हैपन्स, जो कि इनका कार्डिक हैपन्स ऑन वेनेसडे को रखा गया था। PM प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए, और इस तरीके से 30 जुलाई 2015 को ये ज़मींदोज हो गए, उस खुदा के घर वापस चले गए जहाँ से उस खुदा ने बरकत दी थी। किस तरीके से एक फरिश्ते को भेजा था, एक भारत रत्न को भेजा था, जिस भारत को विश्व में पहचान दिलाने वाले ऐसे व्यक्तित्व थे। क्योंकि अब सिर्फ कुछ नहीं बचा था, क्योंकि अवुल इनके दादा, पाकिर इनके परदादा, और जैनुल आबिदीन इनके पिता, और अब अब्दुल कलाम, अब कोई नहीं बचा था। इनके कोई बेटा नहीं था, कोई बेटी नहीं थी, कोई रिश्तेदार, कोई नहीं, बस एक विरासत क्या छोड़ गए? मिसाइल मैन, भारत के जनता राष्ट्रपति। और इनके न जाने भारत को परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर पावर बनाने में, तो ये सारी चीज़ें थी। और एक और ख़ास बात आपको मैं बताऊं, ये सादगीपूर्ण जीवन रहते थे, और एक और खासियत है, ये अपने जेब में हमेशा अपना इस्तीफ़ा साथ रखते थे। जब से ये DRDO में आए, किसी भी पोस्ट पे रहे तो इस्तीफ़ा साथ रखते थे कि कुछ भी गलत अगर मुझसे हुआ तो मैं इस्तीफ़ा अपना दे दूँगा। इतने मतलब हॉनेस्टी से ये काम करते थे, सब इनका क्लियर कट था, कोई वो नहीं इनको, ये सारी ख़ास बातें थी। तो ये हमें, तो ज़िंदगी में प्यारे बच्चों, सोच बड़ी रखो, सब कुछ मिलेगा, सोच छोटी मत रखो, सपने ज़रूर देखो। और इसी तरीके से कई सारी बातों को आज हमने जाना। और ये लास्ट में फिर 2017 में 2 साल बाद ये इनका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। ये रामेश्वरम है, और इनके घर से हाउस ऑफ कलाम रहा मेमोरियल बनाया गया, जहाँ वीणा बजाते हुए इनकी फ़ोटो लगी हुई है, एक आदमकद मूर्ति लगाई गई, और इनके बहुत सारे बुक्स वगैरह और इनके मिसाइल्स जो भी इन्होंने वर्क किया थ्रू आउट अपनी लाइफ, उसको डेमोस्ट्रेट, एक एग्जीबिशन हॉल बनाया गया वहाँ पर, और जो इनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया। और ख़ासकर एक और ख़ास था, जो एक स्पेस अपना मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन है उड़ीसा के अंदर, वहाँ जो व्हीलर आइलैंड था, उस व्हीलर आइलैंड का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया। बहुत सारे समर्पण, ये सभी समर्पण भी कम है
इस भारत माँ के सपूत के लिए। इसी के साथ वर्ल्ड स्टूडेंट डे की आपको शुभकामनाएं। आपका दोस्त। जय हिंद, नमस्कार। कार्यक्रम अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।